हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आपका वापस इस चैनल पर स्वागत है। और थोड़ा मुझे लेट हो गया था क्योंकि होली का मौसम था। और चलिए इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो एकदम कंटिन्यूअस आएंगे, ठीक है। होली और त्योहारों की वजह से में लेक्चर रोकना पड़ा था, उसके लिए काफ़ी खेद है। आगे से आपको सारा का सारा एक एक लेक्चर आपको रोज़ डेली मिलता रहेगा। और जीएस जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद हम स्टैटिक जीके की तरफ मूव करेंगे, जो स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। और आपको एकदम बेहतरीन नोट्स इसमें मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ अगर इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपको ये पीडीएफ एकदम फ्री कर दी जाएगी। और एक बार आप इस पीडीएफ को देखिएगा, मैंने इतने अच्छे से बनाई है कि आप कहेंगे कि हाँ, मतलब नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लोग साथ में नोट्स बनाइए, अपना नोट खुद का नोट्स होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। और ये पीडीएफ मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से बनाई है। तो जल्दी ही इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए और इस नोट्स को मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूँगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग आरपीएफ वगैरह के एग्ज़ाम के लिए जो भूगोल का विश्व भूगोल है वो हम देख रहे थे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है पृथ्वी और उसकी गतियाँ। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, चाहे वो सूर्य के अराउंड हो गई या अपने अक्ष पर हो गई, ठीक है। उन गतियों के बारे में हम देखेंगे, चाहे दैनिक गति हुई चाहे वार्षिक गति, कोई भी गति हो, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। देखिए, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सम्मुख रहता है और प्रकाशमान रहता है, जबकि इसके विपरीत अंधकार भाग में रहता है। इन दो भागों को विभक्त करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है आपकी, तो इस पृथ्वी को ये मान के चलिए यहाँ पर सूर्य बना हुआ है आपका, ये सूर्य बना हुआ है। तो यहाँ से ये जो सूर्य के सम्मुख होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट इसे ब्लैक कर देता हूँ। जो सूर्य के सम्मुख होगा उधर तो उजाला होगा, जो सूर्य के विपरीत होगा उधर अंधेरा होगा। और जिस साइड अंधेरा होगा और जिस साइड उजाला होगा उसे जो अलग रेखा करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के चलिए अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और बाकी का चीज़ देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे गति, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। जिस कक्षा पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह वृत्त न होकर अंडाकार है। जैसे सूर्य यहाँ बीच में आपके सूर्य है, ये आपके सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो पृथ्वी है वो अंडाकार पथ पे परिक्रमण करती है, गोल परिक्रमण नहीं करती है, ठीक है, वृत्त पे नहीं करती है। और जो परिभ्रमण है सूर्य यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इधर से, यहाँ से ऐसे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। 3 जनवरी उसके बाद चलिए ऊपर देख लें। यहाँ देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दिया हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। फिर देखिए, 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। और यह दूरी 9.5 करोड़ मील होती है। जब सबसे नज़दीक होती है तो वह यह दूरी होती है। और 4 जुलाई को, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, यानी कि अंडाकार पथ पर जब घूमती है तो ठिकाना कुछ दूर जाएगी, ठीक है। तो जब दूर चली जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं और यह दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की कक्षा के उपसौरिका तथा अपसौरिका के बिंदुओं को मिलाती है और सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे एप्साइड रेखा कहते हैं, ठीक है। उपसौरिका और अपसारिका के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। फिर आपका सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने की सीमा को संक्रांति कहते हैं। जब मकर संक्रांति अभी आपकी आती है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसे मकर यानी मकर रेखा, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। फिर आपका 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत सीधा चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और फिर उसके बाद आपका 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन वे दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, कर्क संक्रांति को सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल समीप होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। जब कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो उसमें जब सूर्य सीधे चमकेगा तो गर्मी बढ़ी जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। 21 जून को ठिकाना में गर्मी आप लोग देखते हैं जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। फिर उसके बाद अब तो मौसम बदलने की वजह, जलवायु परिवर्तन की वजह से हम एकदम अप्रैल से गर्मी एकदम पड़ना शुरू हो जाती है। फिर देखिए, मकर संक्रांति को सूर्य कर्क रेखा से बहुत दूर होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में सर्दी तथा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। फिर देखिए, विषुवत इस पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंब पड़ती हैं और संपूर्ण दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और ऐसा किन किन दिनों पर होता है? ऐसा 2 दिनों पर होता है। तो ये मुझे पेन चेंज कर लेने दीजिए। देखिए, 23 दिसंबर
और 21 मार्च को, ठीक है, अभी जो आपका मार्च बीता है उसी 23 दिसंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें प्रत्येक अक्षांश रेखा के आधे भाग पर पड़ती हैं, जिसे संपूर्ण विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव व वसंत विषुव कहते हैं। जब दिन व रात बराबर होते हैं उसे इक्विनॉक्स यानी विषुव कहा जाता है। अब देखिए यहाँ फिगर में आप लोग एकदम बढ़िया से देख के समझ पाएंगे। देखिए 21 मार्च को पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, तो इस दिन 21 मार्च और 23 दिसंबर को, ठीक है, इस दिन सूर्य की किरणें दोनों रेखाओं पर बराबर बराबर पड़ती है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, इसीलिए वसंत विषुव और शरद विषुव होती है। फिर आपका देखिए 21 जून को ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध है आपका पृथ्वी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो ये आपकी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर सीधे इत्ती नाम सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसीलिए 21 जून को इतनी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ से घूमते हुए फिर पृथ्वी आ रही है और फिर आपका ये अक्ष पर इसका दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ हो जा रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध ये देखिए आपकी मकर रेखा, ठीक है, ये रही आपकी मकर रेखा। तो जब मकर रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में आपका ठंडी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका गर्मी बढ़ जाती है 22 दिसंबर को, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब किसी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह पर चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो अपना दिखाई नहीं देता है वो सूर्य, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य का भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा भाग सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा आपका अमावस्या के दिन होता है, ये बात आप लोग नोट रखिएगा, और शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आपको न पूछा हो, ठीक है। और सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में अल्ट्रा बैगनी किरणों का विकिरण होता है, ये भी आप लोग नोट रखिएगा। देखिए ये आपका अमावस्या का दिया हुआ है और ये आपका अमावस्या दी हुई है और ये आपका पूर्णिमा दी हुई है, ठीक है। तो अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण आपका कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर, जैसे देखिए ये आपका सूर्य हो गया, यहाँ पर ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये आपका चंद्रमा हो गया, ठीक है। और इनके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, यहाँ पर पृथ्वी वैसे काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है, पृथ्वी जब आ जाती है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती हैं, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इसे हम चंद्रग्रहण की स्थिति कहते हैं, ठीक है। ये चंद्रमा है आपका और ये आपका सूर्य है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? आपका चंद्रग्रहण होता है। और जब चंद्रमा जो होता है यहाँ पर आ जाए, आपका चंद्रमा यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। देखिए अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से, अब देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम देख लेते हैं। अक्षांश जो होती हैं वो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व क्यों खींची गई? क्योंकि पृथ्वी जो परिभ्रमण जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, ठीक है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिसे अक्षांश प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आगे आपको दिखाएंगे भी। वास्तव में अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा व किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनाता है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है जिसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। इनकी संख्या 360 है जो अंश में प्रदर्शित की जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है, जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। अब इतनी कठिन परिभाषा को हम लोग आइए सरल करते हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखिए ये आपका रहा फिगर। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के एकदम सेंटर से, ठीक है, यहाँ आपकी मान चलिए 3D में इसे विजुलाइज कीजिए, ठीक है। 3D में आप विजुलाइज करेंगे तो एकदम बीचों बीच सेंटर, पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी के एकदम सेंटर में, ठीक है, सेंटर से ये जो दूरी होती है यहाँ से, तो उस प्रत्येक कोण, हर एक कोण अपना अलग अलग बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ से एक कोण हो गया, ये आपका मान चलिए सेंटर है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका 23.5 डिग्री पर ये आपका हो गया, ठीक है, 40 डिग्री पर ये दिया हुआ है, फिर आपका 60 डिग्री पर दिया हुआ है, फिर इसी तरीके से आपका ये 80 डिग्री पर दिया हुआ है, और फिर अंतिम में जाके जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इन रेखाओं को हम पृथ्वी के एकदम बीचों बीच केंद्र से मानकर खींची गई रेखाएं हैं। ये देखिए ये वाली जो रेखाएं हैं जो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हैं, ये रेखाएँ, ठीक है। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? लेटी हुई रेखाएँ होती हैं ये, ठीक है। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा ये हो गई, फिर आपका ये रेखा
ये आपका मकर रेखा हो गई, ठीक है। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जो रेखा मान के चलिए आपका 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है, सपोज कीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से समानांतर होती हैं ये रेखाएं, ठीक है, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करती। ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ठीक है, कर्क रेखा। और ये वाली जो आपकी हो गई रेखा, ये मकर रेखा, इसे मान के चलिए यहाँ पर ये मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा यहाँ से एकदम सेंटर से कितने का कोण बनाएगी, आपका 23.5 डिग्री का, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। और ये किस मकर रेखा की इधर होती है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है, अक्षांश, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है, कर्क रेखा। और ये आपका मकर रेखा, मकर रेखा किधर होती है, 23.5 डिग्री, ठीक है, इधर दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आप लोग समझ गए ना। जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, ये वाली जो रेखाएं हैं खड़ी रेखाएं, उनको क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरीके से जो लेटी रेखाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। और जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, और इन देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं से किसका निर्धारण होता है, अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं से लोकेशन का निर्धारण होता है, ठीक है, कि किसी राज्य या किसी देश का विस्तार किन दो रेखाओं के बीच में है, ये मुख्य रूप से पता किया जाता है। या पृथ्वी पर कोई पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ये बताने के लिए। चलिए अब देखिए, अभी आगे चल के एकदम अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जियोग्राफी काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, मगर इसे मैं किसी भी तरीके फिगर के माध्यम से एकदम आपको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट जियोग्राफी है कि आदमी पढ़ना ही छोड़ देता है। और आप लोग इस चैनल के और बाकी चैनल वीडियो को देख लीजिए, उन पे व्यूज़ अच्छे होते हैं, मगर जियोग्राफी का जो लेक्चर होता है उन पे व्यूज़ कम होते हैं। हर एक चैनल का यही दिक्कत है, किसी भी चैनल से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर तो मैं फिर भी आपको फिगर वगैरह की मदद से बता रहा हूँ। बाकी तो कई जगह तो ऐसा होता है कि बस आए और लेक्चर कर दिए, चलो अब समझ में आया, चैनल समझ में आया, अपना देख लेना। फिर देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। और यह शून्य अंश की अक्षांश रेखाएँ हैं, जिसकी लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 40,069 किलोमीटर, 40,069 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है, जो पृथ्वी को इस तरीके से चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। ये आपका बीच में, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो रेखाएं हैं एकदम बीचों बीच में, ठीक है, उस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 40,069 किलोमीटर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछ देता है ये। और विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, मैंने पहले ही बताया। फिर आपका ये देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने बता चुका, मगर यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं। और अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। यह रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं और ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं आपकी समानांतर होती हैं। इन रेखाओं को भी अंश में प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा पर अधिकतम हो जाती है। ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसके बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर होती हैं। और जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, लंदन की वेधशाला से गुजरती है, ठीक है। और देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरे कहलाती है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूपी कांस्टेबल में इस बार पूछा था और एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा था। फिर चलिए, आपका 1884 वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा की स्थिति में कुछ हेरफेर करके मानी गई। इस रेखा को उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते समय किसी देश के अनेक द्वीप इस रेखा के या तो पूर्णतया पूर्व में अथवा पश्चिम में पड़ते थे। ऐसा करने से यह रेखा सीधी नहीं रह सकती थी। इस तिथि रेखा के अनुसार जो यात्री पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है वह तिथि रेखा को पार करने में एक ही दिन को दोबारा गिनता है, और जो यात्री पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है वह तिथि रेखा को पार करने पर एक दिन छोड़ देता है। ऐसा करने से यात्रा में तिथि की गड़बड़ी दूर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब एक देशांतर रेखा बनाई जा रही थी तो उसके बीच में कई सारे आपके आइलैंड आ रहे थे। जैसे मान चलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ये आपकी ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर जो यहाँ से खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते फिर इसके बीच में कई सारे
आइलैंड आ रहे थे, जैसे आपका इंग्लैंड आ रहा था और बाकी कंट्रीज आ रहे थे, तो इसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया। रेखा हालांकि टेढ़ी नहीं होती है, मगर समय के उसमें गड़बड़ी ना हो इसके लिए क्या कर दिया गया, इस रेखा को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया। यहाँ से ऐसे करके टेढ़ा कर दिया गया, ताकि जो छोटे छोटे द्वीप या महाद्वीप या आ रहे हैं उनके बीच में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो जब टेढ़ा कर दिया गया तो जो इधर जाता है वो एक दिन अपना आगे बढ़ जाता है, ठीक है, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, और जो इस साइड जाएगा वो आपका एक दिन पीछे हो जाता है, ठीक है। यही आपको बताया गया। इससे क्या होता है कि समय रेखा में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। नहीं तो अगर ये सीधी जाती तो इधर एक ही देश के कुछ लोग कहते हैं कि हम एक दिन आगे हैं, और एक दो देश के लोग क्या कहते हैं कि हम एक दिन पीछे हैं। इसीलिए क्या किया गया, और इसी को धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे, देखिए आपका 5.5 डिग्री जो है थी यहाँ पे आपका, हम 5.5 घंटे आगे हैं। आप देखिए यहाँ भारत, हमारा प्यार भारत, यहाँ 5.5 घंटे हम आगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए ये आपका ब्राज़ील, ये आपका 4 घंटे पीछे है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका हमसे 7 घंटे पीछे है। देखिए इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए किया गया था। अब चलिए देखिए समय जोन जो है, समय जोन व मानक समय के अनुसार विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय रेखा में 1 घंटे के अंतराल पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 15 डिग्री के बराबर होता है। 360 को 24 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा ना। 360 को 24 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा, इसीलिए 15 के बराबर होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच या मुद्रा 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेजियन सागर तथा ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ये देश दिए हुए हैं। ग्रीनविच रेखा इन देशों से होकर गुजरती है, और ये आप लोग नोट रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में 82.5 डिग्री देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपका दिया हुआ नहीं है, मगर ये जो रेखा आपकी गुजरती है वो 82.5 डिग्री रेखा है। ये रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यहाँ पर ये रेखा आपकी 82.5 डिग्री है, ठीक है। पूर्वी देशांतर, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है को मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय समूचे भारतवर्ष का मानक समय माना जाता है। इसी को भारतीय मानक समय कहा जाता है, और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच के में 12 बजे हों, यानी कि जब यहाँ पर आपके 12 बजे रहेंगे तो उस समय भारत में 5.5 बजते हैं, ठीक है। यानी लंदन में जब रात के 12 बजते हैं तो यहाँ भारत में आपके सुबह के 5.5 बजते हैं, ठीक है। और लंदन में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो आपके यहाँ पर इंडिया में शाम के 5.5 बजते हैं। और देखिए फिर आपका देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने से समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और ये आपका आरओ में इस बार आया था, ठीक है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तब फलत पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, तब पश्चिम पर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। इसलिए ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व की तरफ जाते हैं उनको एक दिन एक्स्ट्रा टीका नम अपना एक दिन आगे बढ़ जाता है, और जबकि जो पश्चिम की तरफ जाते हैं उनका एक दिन उनको और एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसीलिए जो 1 जनवरी है वो अमेरिका वासी 2 दिन मना लेते हैं, क्योंकि अमेरिका आपका दोनों साइड पड़ जाता है। इसीलिए देखिए इंग्लैंड के निकट, ऊपर करते हैं हम लोग, इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक समय स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं, या ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। अब आइए हम लोग पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं। देखिए पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, यह आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए इसमें दिखाया भी गया है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है ना, इधर से देखिए आपका बनाया हुआ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती हुई जा रही है। और पृथ्वी स्थिर न होकर गतिशील है, और स्थिर होती तब दिन रात होती नहीं, जहाँ दिन रहता तहाँ दिन रहता, जहाँ रात रहता तहाँ रात रहता। और पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, पहला आपका दैनिक गति या घूर्णन गति, दूसरा आपका वार्षिक गति या परिभ्रमण गति, ठीक है। देखिए जब पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के सामने एक पूरा चक्कर लगाती है तो यह उसकी दैनिक गति कहलाती है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण दैनिक गति है, क्योंकि यह पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में लगाती है। इसी गति के कारण पृथ्वी के हर स्थान पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण आपका पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपका, और इस लेक्चर में अब उतना मैं समझाऊंगा नहीं, जो केवल परिभाषा आपको बता के आगे बढ़ जाऊँगा। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर बारी बारी से सूर्य के सामने आते रहते हैं, अतः सूर्य के सम्मुख वाले भाग में दिन व पीछे वाले भाग में रात्रि होती है। इस प्रकार दिन और रात का क्रम पृथ्वी की घूर्णन गति का ही परिणाम है, ठीक है। देखिए
जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ में घूमकर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर या परिक्रमा लगाती है तो इसे वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि एक चक्कर एक वर्ष यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड, अर्थात 365 सही 1/4 दिन में लगा पाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत दिया हुआ है, हर जगह NCERT में भी आपका गोल दिया हुआ, आयोग अब इसे क्या मानने लगे हैं, पृथ्व्याकार। पृथ्वी कैसी है, पृथ्व्याकार अर्थात जियोइड, इंग्लिश में जियोइड है। अतः कहीं सूर्य की किरणें अधिक समय तक पड़ती हैं, ठीक है, और कहीं पर कम पड़ती हैं। चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री तथा अर्थात 23.5 डिग्री 32 मिनट झुकी हुई है, अतः कभी इसका कुछ भाग सूर्य के पास आ जाता है और कभी कुछ दूर चला जाता है। इसके विपरीत दिशा में कुछ दूरी भी विपरीत हो जाती है। संपात की अवस्था में पृथ्वी का हर भाग सूर्य के सामने एक सा रहता है, अर्थात दिन व रात बराबर जब होते हैं तो उसे संपात की अवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, अतः दिन व रात बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन बड़े होते हैं और रातें जो होती हैं छोटी होती हैं। मैंने पीछे ही बताया अभी जस्ट एकदम आपको समझाया, यहाँ पर केवल वो वापस से वही बातें लिखी हुई हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। और 22 दिसंबर को यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। अतः उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। जबकि दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश एक ओर झुकी हुई है, अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समीप होता है। वही चीज़ें बार बार घुमा कर दिया हुआ है। तथा दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 मार्च को पृथ्वी का यह झुकाव सूर्य के सामने नहीं आ पाता, अतः दूरी समान होती है और पृथ्वी पर बसंत ऋतु पाई जाती है। यही अवस्था 23 दिसंबर को होती है, जब शरद ऋतु पाई जाती है। ऋतु परिवर्तन का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी भागों पर बराबर पड़ती हैं। देखिए 21 जून को इस स्थिति को कर्क संक्रांति तथा 22 दिसंबर की स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु तथा 23 दिसंबर की स्थिति को शरद विषु कहते हैं। और केवल इतने इस लाइन से ही आपके SSC और अभी हाल ही में UP कांस्टेबल हुआ था उसमें, ठीक है, और आपका SSC का MTS के एग्ज़ाम में भी पूछ दिया था, और आपका अभी हाल ही में जो RO का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसमें भी आपका आया हुआ था। ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं, और ये आपका रेलवे में आया हुआ है, वहाँ से मैंने उठाया था। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। कर्क रेखा जो होती है वो कुल कितने देशों से गुजरती है, 17 देशों से गुजरती है। आपका कर्क रेखा, भूमध्य रेखा आपका 13 देशों से गुजरती है, और मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा आपका 17 देश, भूमध्य रेखा आपका 13 देश, और मकर रेखा आपका 10 देशों से गुजरती है। और आप लोग कमेंट में बताइए, मैंने ऊपर बताया देशांतर रेखा कितने देशों से गुजरती है, कमेंट में बताइए सभी लोग, देशांतर रेखा कितने देशों से गुजरती है। ठीक है, चलिए ऊपर करता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। देखिए आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, यहाँ से देखिए ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजर रही है, आपका भूमध्य रेखा भी गुजर रही है जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, और आपका मकर रेखा भी गुजर रही है। ठीक है, तीनों रेखाएं। और ये हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और ब्राज़ील भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से गुजरती है। देखिए आपका भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, यहाँ से आपका ब्राज़ील पड़ता है, यहाँ पर ये आपका लिए हुए इधर से, तो यहाँ से आपका ब्राज़ील से कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, और चलिए हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका स्थल मंडल। और आप लोग यकीन मानिए आपका RPF का एग्ज़ाम आने से पहले मैं सारा का सारा लेक्चर एकदम कवर कर दूंगा। ठीक है, और एकदम बेहतरीन आपको तैयारी कराऊंगा। और आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोग अन्य से तो अपने आप को बेहतर ही मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा मैं GS मेरे में पढ़ाई में से आएगा, ये जो दावा करता है वो एकदम झूठा दावा करता है। GS इतना आता है कि किसी का पढ़ाया हुआ कुछ फिक्स नहीं है, मगर मैं इतना दावा ज़रूर करता हूँ कि आप औरों की तुलना में एकदम बेहतरीन स्थिति में होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे ही मैं इस PDF को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। ठीक है, अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की सारी PDF आपको एकदम उपलब्ध करा दूंगा। और ये इससे बेहतरीन PDF या इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।